Thank you, sir. And sir, at last, sir, I'm very thankful to you also, sir. एंड सर योर टीम सर, योर पीडिया की टीम की वजह से सर ये सिलेक्शन हो पाया है। सर मेरी मेहनत तो है, लेकिन डेफिनेटली एक गुरु, एक मेंटर जो मिलता है, वो अगर मतलब बहुत अच्छा मिल जाए तो सर बहुत मजा आ जाता है। और सर अभी ये रिजल्ट, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अभी भी मैं योर पीडिया के चीजों को देखते ही रहता हूँ, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। और सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। Okay, so Alok, many congratulations for your selection in as assistant professor in Bihar Public Service Commission. थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट सर। And Jyoti, let me also thank you. आपने जो टाइम दिया फॉर दिस इंटरेक्शन, एंड आई एम वेरी श्योर ये इंटरेक्शन बहुत पर्पसफुल होगी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको श्योर श्योर सुनेंगे उनको बहुत बेनिफिट होगा। सो श्योर आलोक, श्योर। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है टू सर्व एज असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर बिहार गवर्नमेंट, एंड राइट। दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब एक थैंक तो करियर तो अच्छा है ही, लेकिन ये नोबल प्रोफेशन भी है। मतलब राइट। आप अपनी राइट। लाइफ टाइम में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का लाइफ चेंज कर सकते हैं, और आप उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेक्शन। इसमें आलोक, आप मेरे को अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, जिसमें आप कहाँ से राइट हैं, कौन सा टाउन, विलेज, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट कहाँ, पेरेंट्स के बारे में सर। थोड़ा सा बताएं, अपनी इनिशियल लाइफ सर। के बारे में बताएं, और फिर ये जर्नी राइट। कैसी रही आपकी एकेडमिक जर्नी। राइट राइट। Sir, first of all, I'm very thankful to sir. Sir, सर मेरा नाम आलोक रंजन है, एंड मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट एक सर है बिहार में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है, 10th 12th सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब सर पटना से किया हुआ है। पटना में सीबीएसई बोर्ड से सर कंप्लीट किया। सर देन आई मूव टू एलपीयू सर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन पंजाब। सो वहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की सर 2015 में। ओके। और सर उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, सर तब से ही मैंने मतलब मेरा फोकस जो था कि मुझे एकेडमिक्स में रहना है, तो मुझे गेट के लिए सोचना होगा। व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तो मैं प्रिपरेशन अपने लेवल पे स्टार्ट किया था सर। फिर देन आफ्टर मैं एमटेक ज्वाइन किया इन एनआईटी मेघालय सर। ओके। एनआईटी मेघालय इन 2016 आई ज्वाइंट। वो ओके। एक साल सर, मैं एक साल का गैप लिया था सर मैं बीच में। ओके। और उसके बाद सर एनआईटी मेघालय ज्वाइन किया। ओके। और सर करेंटली मैं 2018 में वहां से पास आउट हूँ। और सर 2018 के मतलब लास्ट सेमेस्टर में, मतलब 2018 एंड में मैंने ज्वाइन किया सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी सर टीचिंग भी किया है 6 महीना। और सर उसके बाद से मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया एनआईटी अगरतला में सर। और एनआईटी अगरतला में सर करेंटली मेरा ये फोर्थ ईयर है पीएचडी का। और सर सर ये कंटिन्यूएशन में मेरा भी चल रहा है, तो होपफुली इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए पीएचडी। एंड सर अनदर थिंग अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, सर मेरे फैमिली में जैसे मेरे फादर मदर, फादर मेरे सर रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं। मीन्स सर ही सर्व्ड इन इंडियन जुडिशरी। ओके। और सर अभी रिसेंटली मतलब मेरे सिलेक्शन के बाद मतलब ही बिकेम सो हैप्पी एक्चुअली। वो ये चाह रहे थे कि जैसे सर वी आर टोटल इन टोटल 6 सिबलिंग्स। सो सर मैं ही हूँ जो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हूँ। तो एवरीबडी मतलब जो जो भी घर में है या फैमिली में, सबका फोकस मेरे पे ही था, क्योंकि मैंने लॉ बैकग्राउंड चूज नहीं किया था। तो सर अभी फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद काफी अच्छा लग रहा है सर, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ओके। सर मेरी माँ भी होम मेकर है सर, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। और शायद उनके वजह से ही सर यहाँ पे हूँ सर मैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप आपने का जो गैप था, कितने साल का गैप बताया आपने सारा? सर एक्चुअली 2015 में एक साल का गैप था, 2015 टू 2016। एक्चुअली सर मैंने एडमिशन लिया था एनआईटी जयपुर में। बट ओके। सर वहाँ पे सर मुझे उतना जानकारी नहीं थी उस समय। आई थॉट कि आई विल प्रिपेयर फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एंड ऑल। ओके। तो सर मैं एडमिशन तो ले लिया था, बट सर वो मैंने ब्रांच गलत चूज कर ली थी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैंने चूज कर ली थी सर। तो एक सेमेस्टर के बाद ही मतलब थोड़ा इशू होने लगा था सर, या तो एमटेक कर लो या फिर तैयारी कर लो, ऐसा सीन होने लगा था सर। तो फिर मैंने सर क्विट किया, और फिर मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन किया वो 6 महीने। फिर मैं एमटेक में एडमिशन ले लिया सर। ओके। अच्छा आलोक, मेरे को ये बता ना, जैसे बच्चों को मास्टर्स का अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मास्टर्स ना ज्वाइन करके अपना तैयारी करते रहते हैं, और जब फाइनल सिलेक्शन होता है ना जॉब्स में, जैसे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की जॉब्स में जब फाइनल सिलेक्शन होता है, सर। तो हम तो जैसे बच्चों को मेंटरिंग करते रहते हैं, तो हमें पता होता है रिजल्ट्स किन बच्चों के आ रहे हैं।
तो अच्छा ऐसे भी अच्छा। बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो अच्छा नंबर अच्छा। बराबर है। मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर मास्टर जो करना है तो क्या उससे आपकी प्रेपरेशन हैम्पर हो जाएगा या नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। मतलब जिसका नहीं होना उसको 3-4 साल चाहे घर में बैठा रहे तब भी नहीं होगा, जिसका होना है वो एमटेक करते करते भी जिसका उसका हो जाएगा। आपसे मैं अच्छा जानना अच्छा। चाहता हूँ आलोक कि ये एकेडमिक्स में गैप ना आए, और आजकल प्लेसमेंट भी हो जाता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए हैं, तो सर क्या बच्चे को 2 साल तैयारी करते रहना चाहिए अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या क्या उसको कैंपस में किसी अच्छे कैंपस एनआईटी वगैरह में, आईआईटी वगैरह में चले जाना चाहिए और वहां पे बैलेंस कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? सर सर मुझे ये लगता है कि अगर हम सर जैसे हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर ये ज्वाइन कर हाँ जी। लो, राइट हाँ जी। सर। जैसे सर मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। सर जैसे मैंने अपने आप को एक एमटेक में एडमिशन एक जगह लिया था, हाँ फिर जी। मैंने छोड़ दिया, फिर हाँ मैंने जी। एमटेक में एडमिशन लिया। हाँ। तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि शायद मेरे तैयारी को लेके कुछ हैम्पर ना हो जाए, तैयारी हाँ। हैम्पर ना हो जाए उससे। हाँ जी। बट सर एट द एंड ऑफ द डे मतलब सर एमटेक पीएचडी की बात नहीं करके अगर मैं एमटेक की बात करता हूँ, तो सर एमटेक में अगर स्टूडेंट चाहे तो वो मैनेज कर सकता है। मतलब अपना टाइम अगर वो सही से यूज करे सर, मतलब अच्छे से यूज करे, तो सर वो यूज अपने आप को अच्छे से एमटेक में रहते हुए भी क्योंकि एकेडमिक्स में रहने से फायदा ये है कि आप अपने हम्म। बेसिक्स को रिवाइज करते रहते हैं थ्रू हम्म। आउट द सेमेस्टर। तो वो आपके पर्टिकुलर वहाँ पे जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काम आते हैं सर। हम्म। और तैयारी भी होती रहती है सर, उसमें पता नहीं चलता है एक्चुअली। बट अगर कोई एग्जाम आ जाता है तो फिर अगर हम 2-3 महीने 4 महीने भी अगर अच्छे से ध्यान दे देते हैं, 2-3 महीने भी, तो सर शायद प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और ओके। सर घर में रह के प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सर उसमें सर जो कंटिन्यूटी है सर वो कभी कभी ब्रेक हो जाती है। हम्म। और तो फिर उसमें इशू होता है सर। हम्म। तो इसलिए मेरे हिसाब से सर अगर कोई बच्चा अगर ये चाह रहा है कि वो घर में रह के प्रिपेयर करे, हाँ ये ऑप्शन है। बट अगर वो अपने आप को किसी जगह एकेडमिक्स में एनरोल कर लेगा तो उसका फायदा उसको बहुत ज्यादा मिलेगा। और हम्म। वो इन डेप्थ चीजों के बारे में जानेगा ये, और उस चीज का फायदा हम जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो वहां पे मुझे बहुत मिला सर। ओके। हाँ मतलब आपको कहीं ना कहीं अगर करते रहोगे तो आपको वो अच्छा है, और मतलब आपका सर। एकेडमिक करियर आगे प्रोसीड कर रहा है। दैट इज सर एडवांटेज सर ऑफ दैट। ओके। सर अच्छा, अब आलोक मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मल कुछ जॉब्स निकलती रहती हैं हर साल, सर पब्लिक सेक्टर की जॉब्स निकलती हैं, इसरो की निकलती हैं, रेलवेज की निकलती हैं, मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो हर साल निकलती हैं। सर टीचिंग की जो जॉब्स हैं वो हर साल, मैं पहले नहीं होता था ऐसा, सर लेकिन पिछले साल 2022 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें आप सिलेक्ट हुए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक, तो बहुत सी स्टेट्स ने अपनी टीचिंग की जॉब्स निकाली। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ बिना पीएचडी का, पीएचडी करने के बाद तो आप और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो कईयों के लिए और भी, लेकिन बीटेक और एमटेक के बेस पे ही मेरे को टीचिंग में जाना है। अब जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक है, सर और जैसे आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए एमटेक है। तो अगर मैं बीटेक एमटेक के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर लगना चाहता हूँ गवर्नमेंट में, तो क्या ये नौकरियां निकलती रहती हैं हर साल, या कभी कभी निकली और आप लक्की हो गए और आपके टाइम पे निकल गई और आप चले गए? क्या कैसे कैसे देख सकते हैं इसको? सर ट्रूली बोला जाए तो सर जब मैं एमटेक कर रहा था तब सर ये यूपीपीएससी का सर जो लेक्चरर का फॉर्म आया था वो हम्म। उस समय आया था, और उसका हाँ जी। एग्जाम हुआ 2021-20 21-22 के बीच में हुआ सर ये एग्जाम। अच्छा। तो सर ये गैप रहता है। और हम्म। सर ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है हम्म। सर, ये 2014 में लास्ट टाइम ये फॉर्म आया था। हम्म। तो अब जाके ये हुआ है, हम्म। मतलब एग्जाम हुआ 2020 में, फॉर्म आया और 2022 में अभी फाइनल रिजल्ट आ गया सर। हम्म। सर मेरा ये कहना है कि हम इसको इस तरह से ना सोचे कि ये रेगुलर में नहीं आ रहे हैं। बट अगर हम एमटेक करने में मिनिमम 2 साल लगता है, पीएचडी भी आगे अगर आप परस्यू करते हैं तो सर इन हम्म। ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं इस तरह के जॉब्स आते हैं सर। हम्म। और सर वहां पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। हम्म। कंटिन्यूटी तो नहीं रहती है सर, नो डाउट। बट सर अभी जैसे 2022 में बहुत जगह आया तो एक कंटिन्यूअस फैशन दिख रहा है हमें कि हाँ हरियाणा का भी आया है फॉर्म, बीपीएससी का आया है, यूपीपीएससी का आया है, जेपीएससी का आया हुआ है फॉर्म। तो सर ये कंटिन्यूटी दिखती है, बट सर लास्ट कुछ ईयर्स में तो गैप तो रहा है सर। ओके। बट सर हमें अगर अगर हम एमटेक या पीएचडी कर रहे होते, जैसे सर मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, अगर मैं एमटेक के बाद ये सोचता कि नहीं अभी आगे नहीं परस्यू करना है,
तो वो मैं अगर डिसकंटिन्यूस हो जाता तो सर मैं शायद ये जॉब मुझे नहीं मिलता। और मैंने पीएचडी में इनरोल किया और मेरा फोर्थ ईयर है सर, टिल मैं लगा रहा। तो शायद सर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ग्रैब किया सर। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं लोग कि आप बीटेक के बाद तैयारी करना स्टार्ट करें। आप सर गेट वेट निकालें, गेट वेट निकालोगे क्योंकि रिटन एग्जाम तो वैसे ही होते हैं सारे, उसी तरीके से होते सर हैं। सर गेट सर निकालें, गेट के बाद आप मास्टर्स में जाएं, मास्टर्स के बाद अगर आपको टीचिंग में जाना तो पीएचडी में जाएं। और ये सर जो टाइम है मास्टर्स पीएचडी, इस टाइम में जॉब्स निकलती रहती हैं सर और सर आप सर कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत से पीएचडी बच्चे जो कर रहे हैं, जो सर जिनका 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, वो भी काफी सिलेक्ट हुए हैं। तो फिर सर आस्ता आस्ता जैसे जैसे निकलती जाएंगी भरते जाओ और कहीं ना कहीं फिट होते चले जाओगे, राइट, वी कैन से दैट वे। सर हाँ सर, इसमें बस ये है कि आप अपने पढ़ाई को कभी छोड़ो नहीं। मतलब छोड़ो जो मत आप। हमारा बेस है, जो गेट की प्रिपरेशंस हैं हमारे, जो हम करते थे मतलब जब बीटेक के बाद जो सही किया बात था, है। तो उससे उसके कोश उस जो नोट्स हैं आपके पास या ऑनलाइन हाँ जो हाँ। प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उससे आप हमेशा टच में रहो। सही तो बात है। आपका दोनों अच्छा रहेगा सर। तैयारी करते रहो, तैयारी ना छोड़ो। हाँ सर, तैयारी ना छोड़ो सर। हम्म। अच्छा, अब आलोक आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू सर बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। सर और अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेक्चर के इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं बिहार में। तो आप हमें डिटेल में बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। जितनी ज्यादा डिटेल में आप बता सकते होंगे आप बताना, क्योंकि उससे सर बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्स उठाते हैं। बच्चे ये भी सर पॉइंट्स उठाते हैं कि सब ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, अंदर जाते ही हमने कुर्सी खींची कि नहीं खींची, अंदर जाते ही सर कितने लोग मेरी ओर देख रहे थे, साथ में से कितने लोग सर बैठे हुए थे, बोर्ड पे जाने को बोला कि नहीं बोला, और सर उन्होंने प्रेशर तो नहीं डाला, आड़े टेढ़े क्वेश्चन तो नहीं पूछे। तो जितना डिटेल में आप बता सकते होंगे लोग, वो बहुत अच्छा सर रहेगा बच्चों के लिए। सर 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 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भी सिलेक्शन हुआ है, सर ने अभी जो जो क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आप ये बताओ कि ड्रेसअप का, फिर अंदर जाके जो भी आड़े तिरड़े क्वेश्चंस पूछेंगे या जो भी है, सर अगर योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म नहीं होता, मैं सर ट्रूली बोल रहा हूँ, तो सर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। शायद मैं कर लेता बट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। हम्म तो जो भी स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप योर पीडीएफ ज्वाइन ही कर लीजिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, एक सही आपके मेंटर होने चाहिए। तो हम्म वो आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देंगे। और हम्म योर पीडीएफ ने मुझे जो जो सिखाया है, मैं बस वो बोलना चाह रहा हूँ हम्म कि सबसे पहला कि आप जो है, मेरे साथ जो हुआ, हम्म मुझे यूरोपीडिया के थ्रू ये पता चला कि आप जो ड्रेसअप करते हैं उसमें हम्म आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, वो सबसे पहले बताया उन्होंने। क्योंकि हम्म हमें लगता है कि हमें ये पहन लेना चाहिए, गुलाबी हम्म कलर का शर्ट पहन लेना हम्म चाहिए, पैंट थोड़े नैरो फिटेड पहन लेना चाहिए। एक हम्म फॉर्मल लुक क्या होता है, ये हम्म हमें अच्छे से बताया गया सर, और मैंने वही फॉलो किया। इवन कि ब्लेजर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ये भी सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक बार। हम्म तो ये सब चीजें हमको क्लेरिफाई कर लेनी चाहिए। हमको एक वेल अपना अटायर बहुत अच्छा रखना चाहिए। मतलब वो ज्यादा फैशनेबल भी ना लगे, लेकिन हम्म एक फॉर्मल अटायर होना चाहिए, टाई होनी चाहिए। और हम्म अगर ब्लेजर है तो बहुत अच्छा है। हम्म और सेकेंडली आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव दिखना चाहिए वहां पे। आप हम्म ऐसा नहीं कि आप बहुत घबरा रहे हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप परेशान हो रहे हैं। वो मतलब एक मैच्योरिटी लेवल वहां पे बहुत अच्छा सा शो करना होता है, क्योंकि उसके बाद ही इंटरव्यू होता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, तो इन बिटवीन अंदर से स्टाफ आए, वो बोले कि मेरे रोल नंबर को यूज करके, उन्होंने एक कोडिंग थी, तो वो बोले कि हाँ आप चलिए आपका इंटरव्यू होगा। तो मेरे लिए बड़ा वो इशू हो गया कि मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, उसमें सर्टिफिकेट्स दिखाने हैं मुझे, फिर सडनली मुझे जाना है। तो ये जो एक बीच में गैप आया, तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन मैं एकदम फिर कॉन्फिडेंट होके गया। सर अंदर मैं गया हूँ, तो सबसे पहली बात तो कि वहाँ पे 7 टोटल मतलब मेंबर बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन सर। चेयरमैन सर मिडिल में बैठे होते हैं, और उनके राइट साइड 3, उनके लेफ्ट साइड 3 बैठे मेंबर्स लोग बैठे होते हैं सर। तो सर जैसे मैंने गेट हल्का सा पुश करके और मे आई कम इन सर बोल के मैं अंदर घुसा, उन्होंने मतलब यस प्लीज कम इन। और उसके बाद मैं अंदर गया, तो मेरे सामने ही चेयर पड़ा हुआ था। तो सर मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो मैं सीधा जाके चेयर पे बैठ जाऊं, या फिर मैं 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज लूं और उनसे मतलब पूछूं, या वो खुद मुझे बोले बैठने के लिए। ये चीज भी मुझे योरपीडिया ने बताया है कि आपको ऐसा नहीं कि आप जाके सीधा बैठ जाइए, ये एक गलत मतलब वो शो करता है। तो मैं गया अंदर, मैं अंदर जाके 1 2 सेकंड का पॉज लेके खड़ा था, तभी एक मेंबर ने बोला कि हाँ प्लीज सिट डाउन। ओके तो मैं जाके बैठ गया सर। ओके। फिर सेकंड थिंग इज, जो हमारे चेयरमैन सर थे सर, जो बिल्कुल एकदम आपके स्टेट में, कैंडिडेट के स्टेट में बैठे होंगे, वो मतलब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा आपने बीटेक करा है, एमटेक करा है,
हम्म, 2018 में मे बी उनके पास हमारा प्रोफाइल होता है, हम्म, प्रोफाइल स्टेटमेंट जो हम दिए होते हैं वो उनके ओके, पास शायद होता है। तो ओके, वो वहां से बोल रहे हैं कि आपने एमटेक किया है इस ईयर में, मेरे से बोला तो फिर आप अभी क्या कर रहे हैं, सीधा उनका ये क्वेश्चन रहता है। ओके, तो ना ये क्वेश्चन होता है, तो मैं बोला कि सर मैं अभी ये पीएचडी कर रहा हूँ। तो सडनली वो ये बोलते हैं कि आप पीएचडी में क्या कर रहे हो, मतलब टॉपिक क्या है आपका। ओके, तो वो मेरे से टॉपिक पूछा, जैसे सर मैंने फिन्स पे काम कर रहा हूँ, मैं ओके, एक्सटेंडेड सर्फेसिस पे के डिजाइन पे हम्म, मैं काम कर रहा हूँ, थर्मली हम्म, उनके एनालिसिस कर रहा हूँ। तो वो ओके, मैं बताया। तो उसके बाद ही उन्होंने मतलब जो अदर मेंबर्स थे उनको बोला हम्म, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो हम्म, वन बाय वन वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वन बाय हम्म, वन, या एक ही मेंबर्स बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम्म, वन बाय वन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने बहुत जेंटली, पीएचडी को लेके मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे क्योंकि मेरे टॉपिक थर्मल से रिलेटेड था, तो मतलब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मुझे। हम्म, उसके बाद मतलब क्वेश्चंस में ये होता है कि वो आपसे पहले तो बहुत इजी से बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम्म, आप उन बेसिक्स क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हो तो हम्म, वो फिर थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। सर ओके, जैसे मेरे से पूछा था उन्होंने कि इंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है या नहीं है। हम्म, तो मैंने तो तुरंत बोल दिया सर इट इज अ प्रॉपर्टी। तो हम्म, वो तुरंत वो मुझे बोले कि अच्छा क्या इंट्रोपी में क्या है जो प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये मतलब ये आपके टोटली वहां पे आप जब बैठे हो तो वहां पे आपको आंसर करना है। आप ज्यादा सोचेंगे तो फिर वहां पे इशू हुआ, क्योंकि वो फिर वो नोट करते हैं कि हाँ ये यहाँ पे अटक रहा है। तो वो हम्म, बोलते मैंने बोला कि ये सर एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो हम्म, फिर वो मुझे कुछ फिर और आगे फर्दर क्वेश्चंस पूछे, मतलब ट्रिकलिस्ट क्वेश्चन होता ही होता है। तो उस हम्म, ट्रिकलिस्ट क्वेश्चन को आंसर आप अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच के 1-2 सेकंड का आप सॉरी भी बोल के वहां से निकल सकते हैं। वहां दैट इज वेरी वो इंपॉर्टेंट। जज, हाँ सर, जज नहीं करते आपको, वो समझ जाते हैं कि हाँ बेसिक्स है इनके पास। मे बी टिकलिस क्वेश्चन में इंटरव्यू में तो कोई भी फंस सकता है शायद। तो वो इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेंबर वन बाय वन क्वेश्चंस पूछते हैं। डेफिनेटली जैसे मेरे से पूछा था सर, मैं एक क्वेश्चन मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे से उन्होंने पूछा कि आप कुकर घर में यूज करते हो ना, तो कुकर के अंदर फिन्स को क्यों नहीं लगाते। हाँ। तो मतलब उसका जो सिंपल आंसर है वो मैंने दिया वहां पे। और उसके बाद एक ये इतना होने में सर लगभग 8 से 9 मिनट बीत चुका था। तो मतलब उसके बाद उन्होंने मुझे बोला बोर्ड पे जाने के लिए। तो बोर्ड पे गए तो बोर्ड पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। तो अब जब थर्ड लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स भी है, ज्योथ लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स भी है, तो जब ये फर्स्ट लॉ है तो फिर सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी। ओके, मतलब उन्होंने मुझे कुछ पढ़ाने के लिए नहीं बोला, बट वो मतलब उसके पीछे कॉजेस पूछा कि फर्स्ट लॉ ऑलरेडी है ही तो फिर सेकंड लॉ की क्या जरूरत है। सही है। तो उस चीज को आप मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। हम्म, सर ये सेम क्वेश्चन मुझे मेरे से विशाल सर ने पूछा था, सेम क्वेश्चन सर। हम्म, सर विशाल सर यूरोपीडिया के मतलब वन ऑफ द हम्म, मेंटर हैं, तो उन्होंने मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछा था एक बार। तो हम्म, मैंने उसमें मैं ठीक से बता भी नहीं पाया था। तो फिर जब इंटरव्यू हमारा वो कंप्लीट हो गया था जूम पे, तो उसके बाद से उन्होंने मुझे अच्छे से सिखाया कि देखो इसकी वजह से ये ऐसे ऐसे। तो मेरे लिए तो ऐसा पीस ऑफ अ केक हो गया, फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभाल के फिर आंसर किया अच्छे से। तो ओके, वो चीज बहुत अच्छा था। सर हम्म, उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हम्म, जैसे मैंने बोर्ड पे वो सब फर्स्ट लॉ को लिखा भी था, फिर सेकंड लॉ को लिख के फिर वो डायरेक्शन बताया कि यहाँ पे वो डायरेक्शन शो बताता नहीं है हमारा कि मतलब लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता, ये इस तरह से मैंने अच्छे से डिस्प्ले किया था वहाँ पे। तो ये करके फिर वो बोले ठीक है प्लीज कम एंड सिट। तो मैं बैठने से पहले मैंने वहां पे चौक और डस्टर जो उनके टेबल पे रखा हुआ था, तो मैंने डस्टर उठा के फिर वो बोर्ड को रब किया। सर ये छोटी बात भी यूरोपीडिया ने ही मुझे सिखाया है। ये एक्चुअली सिखाने वाली बात नहीं होती है सर, ये हम भूल जाते हैं एक्चुअली। तो ये छोटी सी बात भी मुझे यूरोपीडिया ने ही सिखाया है। तो सर वो भी मैंने अच्छे से रब किया, तो दे गॉट इम्प्रेस बाय दैट ऑल्सो। ठीक है आप आंसर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दैट इज अनदर वे। बट ये भी एक है कि आप इस तरह से भी आप वहाँ जो मेंबर्स हैं उनको इम्प्रेस कर सकते हो आप अपने अच्छे एटीट्यूड से। तो वो मैंने किया, फिर मैं आके बैठा। फिर उन्होंने मुझसे कुछ कुछ फिर क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है यू मे गो नाउ। तो मैं उठा हूँ जाने के लिए, तभी एक मेंबर ने बोला मुझे, सर चेयरमैन सर को इशारे करके बोला कि सर कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन। तो मतलब मैं थोड़ा सा फिर, तो हाँ प्लीज, उन्होंने बोला हाँ प्लीज, तो प्लीज सिट डाउन। तो फिर मैं बैठा। तो दे हैव दैट मेंबर हैव आस्क्ड मी दैट यू कंप्लीटेड योर एमटेक फ्रॉम मेघालय यू सेड राइट। सो तुम मुझे ये बताओ कि मेघालय में इंडिया किस कंट्री के साथ, किस किस कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया वहां पे। तो इवन तो मैंने तुरंत बोल दिया, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ 2 साल और वो बहुत सैनिक
जगह है, तो मैं घूमा भी हूँ, तो मेरा वहां पे घूमना भी काम आया। मैं बोला सर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है सिर्फ। ओके। तो ही सेड मी, अच्छा ओनली बांग्लादेश, म्यांमार के साथ नहीं करता। तो हम्म मैं एक सेकंड मेरे माइंड में आया कि अगर म्यांमार के साथ करता तो मैं डेफिनेटली वहां गया होता शायद, तो नहीं हम्म करता। तो मैं तुरंत हम्म बोल दिया नो सर नहीं करता, सिर्फ ओनली बांग्लादेश है। तो हम्म वो ही गिवन अ स्माइल एंड ही सेड ओके देन यू मैन लीव। तो हम्म मैं बाहर निकल गया सर। तो हम्म सर ये ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर में ये जो फेज था। हम्म। तो कितनी देर चला होगा ये आलोक आपका इंटरव्यू सारा? सर मेरा ये इंटरव्यू मतलब मेरे जो बाहर में मेरे बाद जो बंदा जिनका था, मतलब जिस हम्म कैंडिडेट का था, सर हम्म। वो मेरे फ्रेंड ही थे, मतलब मेरे सीनियर थे। तो अच्छा। ही वाज सेइंग कि तुम्हारा अच्छा खासा चला है, मोर देन 18-19 मिनट चला है। तो हम्म। मतलब मोर देन और अप्रॉक्स 18-19 मिनट तो चला ही तो चला। क्या उन्होंने आपको बोर्ड पे भेजा था? हाँ सर, बोर्ड पे भेजा उन्होंने। सर हम्म जनरली कैंडिडेट्स के साथ वो ये कर रहे थे कि बोर्ड पे भेज के कोई टॉपिक दे के बोल रहे थे आप इसको पढ़ाओ। जैसे अच्छा। जब वो बोल रहे थे कि आप ये इंट्रोपी के बारे में बताओ, कुछ लिख के बताओ कैसे क्या है। हम्म लेकिन मेरे साथ वो नहीं किया उन्होंने, मुझसे बोला वही फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को हम्म लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बोला कि इसको आप बच्चों को समझाना हो तो कैसे समझाओगे, आप ये बताओ। तो हम्म। वो चीज मैंने डिस्प्ले किया था सर। हम्म। अच्छा, तो अब आलोक, अगर जैसे जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या जाएंगे अभी, अगर सर आपने उनको कोई पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, उनको कुछ बताना हो, तो व्हाट यू विल से? सर सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आप आपका जो भी बेसिक्स नोट्स है, ठीक है ना, जो आप रिटर्न के टाइम में पढ़ते हो, तो अभी हम रिटर्न के टाइम में तो हम डेरिवेशंस के छोटे छोटे डेरिवेशंस के भी पार्ट्स को छोड़ देते हैं। सपोज जैसे सर इंट्रोपिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो आप उन सब छोटे छोटे डेरिवेशंस को अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। और जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मतलब आपसे थर्मोडायनेमिक्स का लॉज पूछा भी नहीं है, अगर आपको उससे कुछ राउंड अप करके क्वेश्चन भी पूछा है, तो मे बी आप अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन देके भी। तो ये सब चीजों को अच्छे से देखो। और सर सबसे प्राइम ये इंपॉर्टेंट है कि सर योरपीडिया के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, सर के भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। तो सर जैसे सर के थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर थे, आईसी इंजन के लेक्चर्स थे, सर आरईसी के लेक्चर्स थे। सर थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर मैंने आपके साथ 6 बार मिनिमम देखा है सर। सर रात में उठ उठ के भी देखा है कि मेरे माइंड में हाँ ये पॉइंट्स में क्या था, फिर मैं वीडियो को मतलब वहां आगे पीछे जाके करके भी मैंने बहुत बार देखा है। सर उन सब की वजह से ही सर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और सेकंड थिंग इज, आप जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन कर सकते हो जूम पे योरपीडिया के मेंटर्स के साथ बहुत पहले से, क्योंकि अगर हम लास्ट में ज्वाइन करते हैं योरपीडिया तो उसमें बहुत भीड़ हो जाती है। तो आप पहले से अगर आप हैं तो उसमें शायद योरपीडिया काउंट भी नहीं करता कि नंबर ऑफ आपने जूम पे कितने बार इंटरव्यू दिया है। तो वो भी आप जितना लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि लास्ट में फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत बच्चे हो जाते हैं। तो आप जितना इंटरेक्शन कर सकते हो वो करो। योरपीडिया के वीडियोस को बहुत बार देखो, जितना बार देख सकते हो देखो। और सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सॉरी सर, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि सर इंटरेक्शन आप अच्छे से करो। और फिर योरपीडिया के जो वीडियोस ऑलरेडी दूसरों के पड़े हैं सर, उनको जरूर देखो। उनसे होता है कि सपोज सर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, तो उससे आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा तो वो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि अच्छा सही मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करूंगा। सही। तो वो चीज भी है। और हम्म सर जब हम कोई यूरोपीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई इंटरव्यू हम नहीं दिए रहते हैं, तो हम्म क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। बट हम्म ऐसा है ही नहीं। आप जब हम्म आपसे सामने से जब कोई क्वेश्चन पूछता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे लगा कि आई नो थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जब सर से पहला इंटरेक्शन हुआ था तो सर ने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स का पीएमएम 2 पूछा था, सर ने आपसे मुझसे, आपने मुझसे, तो मैं वहां पे थोड़ा सा अटक गया था। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में रहना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर थर्ड थिंग ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है जो आपके साथ वो भी क्वालिफाई किया है, कैरी करा। अगर कोई हाँ ऐसा तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ बहुत इंटरेक्ट हो, मतलब ऑनेस्ट दोस्त हो, मतलब आपको लेग पुलिंग ना करे, आपको जज ना करे। तो सर वो बहुत जरूरी है सर। जैसे मेरे साथ मेरे एक दोस्त है सर, ज्योति करके, ज्योति कुमार करके। सर वो मेरे यहाँ पे एनआईटी मेघालय अगरतला में ही वो जेआरएफ हैं और अभी पीएचडी इनरोल्ड हैं। तो सर अच्छा। मैंने और उसने मिल के हम्म योरपीडिया को के प्लेटफॉर्म के साथ बहुत तैयारी करी है सर, आपस में। सर कैंपस में हम लोग 12 बजे 2 बजे रात में भी घूम घूम के क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत सारे पूछे हैं। दोस्त तो रहते सर वो हैं। बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है सर। आलोक, बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया है आपने। और मैं भी यही स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप तैयारी जरूर करें हर चीज की, क्योंकि हर चीज की तैयारी रिक्वायर्ड होती है। और प्रैक्टिस करें, और कुछ चीजें ऐसी जो प्रैक्टिस से आती हैं, जैसे आपने बताया कि आप अपने दोस्त के यहाँ लगे रहते थे क्वेश्चन वगैरह पूछने। तो जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है।
और आपको लगता जरूर है कि साहब मेरे को नॉलेज है, लेकिन जब तक कोई आपसे पूछेगा और आप बताओगे नहीं, वो प्रैक्टिस जब तक नहीं है, तो नॉलेज अंदर ही रह जाता है, उसको आप डिस्प्ले नहीं कर पाते। तो एक्चुअली नॉलेज को डिस्प्ले करना उस 15 मिनट के अंदर, जहां पे 7 लोग बैठे हैं अंडर प्रेशर, और सातों सातों लोग ऐसे हैं कि जो सीनियर्स हैं और उनका एक ऑरा है, वहां पे तभी आपसे, आपके मुंह से आंसर निकलेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा, जब आपने प्रैक्टिस किया हो। और इट इज लाइक प्लेइंग प्लेइंग एनी गेम, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर बहुत अच्छे आप क्रिकेटर भी हैं, अगर आप बहुत वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे हैं, विराट कोहली जैसे हैं, तब भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप किसी मैच से पहले प्रैक्टिस ना करें, तो आप मैच में डिलीवर नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आलोक, दैट इज राइटली यू सेड। अब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया हूँ आलोक, और आपसे पूछूंगा कि you have got one of the best opportunity in your life, that is to become assistant professor at this stage of your life, and academics बहुत ब्रॉड डोमेन है, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपने वहां पे देखा भी है कि किस तरीके से सब कुछ एकेडमिक्स चल रहा है, और अब आपको अपनी ओन होम स्टेट में क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी मिली है। और बच्चे, आप जानते हैं बिहार के बच्चे जो हैं, वो वैसे बहुत ज्यादा एक मैं बोलूंगा मेहनती, डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट और लर्निंग एप्टीट्यूड रखते हैं। सिखाया जाए तो दे कैन डू वंडर्स। आप किस तरह का अपने लिए टीचिंग करियर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं? कुछ दिमाग में आपके चल रहा होगा कि साहब मैं आगे इस तरीके से टीचर, क्योंकि मेरे को श्योर है कि आप एक नॉर्मल जॉब की तरह से तो इसको नहीं लेंगे, आप इसमें कुछ करने के लिए जरूर आएंगे आगे। तो आपने क्या सोचा हुआ, कुछ सोचा है आपके दिमाग में ऐसा है कि क्या करूंगा मैं? हाँ सर, मैंने ये सोच रखा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को बहुत ईमानदारी से वहां पे लगा के रखूंगा। गुड। मतलब एज असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे ऑनेस्टली वर्क करूंगा, और ये ट्राई करूंगा कि किसी भी तरह का रॉन्ग मैसेज डिलीवर ना करूं। अगर हम्म। मुझे कोई चीज नहीं आ रही है, सपोज ऐसा हो सकता है, तो हम्म। मैं मतलब ऐसा नहीं, स्टूडेंट है वो, बीटेक के बच्चे हैं, तो मैं कुछ भी बोल के वहां से निकल जाऊं। मैं उस हम्म। चीज को अवॉइड करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम्म। सेकंड थिंग इज, सर सर जैसा आपने ये बताया कि बिहार के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा मेहनती हैं, एंड बहुत डेडिकेशन रहता है, और वो अगर सही डायरेक्शन दिखाया जाए तो वो अच्छा करेंगे, अच्छा बहुत अच्छा हम्म। करेंगे। हम्म। सर हमने ये देखा है कि बिहार के जो बच्चे हैं, जैसे सर मैं एलपीयू में था, मेरे साथ भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे बिहार से। हम्म। तो हम एकेडमिक्स में, मैथ्स में तो अच्छे होते हैं, बट परफॉर्म, मतलब अगर हमको कहीं प्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंटेशन की बात होती है, वहाँ लैग करते हैं। तो सर जो क्लास का मोड होना चाहिए मेरे हिसाब से, या जो मैं रखूंगा इन फ्यूचर, वो थोड़ा प्रेजेंटफुल रहेगा सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं गुड। पढ़ा के बोर्ड पे हम्म। निकल जाऊंगा। और हम्म। सर मैं बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ पढ़ाना चाहता हूँ सर, बच्चों के साथ। मतलब मैं टीचर बन के नहीं, मतलब उनके साथ स्टूडेंट की तरह ही एक्ट करूंगा मैं। मतलब टीचर तो कभी कोई बन नहीं सकता सर। मतलब स्टूडेंट की तरह एक्ट करूंगा सर मैं उनके साथ, ताकि गुड। वो मेरे से फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकें, और अच्छे, ताकि वो अपने आप को आगे निकाले। मतलब अगर वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो फिर उनका हेजिटेशन दूर नहीं होगा। और फिर ये रहेगा सर कि प्रेजेंटेशन बेस्ड क्लास रहेगी, तो शायद बच्चों को मैं कुछ नया दे पाऊंगा। और प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास रखना चाहता हूँ सर मैं। और ये रहेगा कि सपोज सपोज 5 क्लास लेनी है मुझे एक वीक में, पर्टिकुलर एक क्लास में। तो एक क्लास ऐसा हो जिसमें मैं बच्चों से, ऑलरेडी बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दे रखूं और उनसे आंसर लूं, ताकि वो बच्चे जो लैग कर रहे हैं, डर रहे हैं बोलने में, हाँ पेपर में तो अच्छा लिख रहे हैं, तो उनका हेजिटेशन दूर हो जाए। तो वो सर मेन फोकस रहेगा सर। और सर ये भी फोकस रहेगा कि किन्हीं बच्चों को अगर मैं रिसर्च की ओर ओरिएंट कर पाऊँ, तो वो भी सर रहेगा। मतलब एमटेक करने के लिए और पीएचडी करने के लिए, मतलब आगे का रास्ता दिखा पाऊँ। कि आप जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वो हमें एक आउटलाइन दिखाते हैं कि आप यहाँ से ये कर लोगे, तो आप बीटेक कर लोगे, तो आप ये क्रैक कर सकते हो, यहाँ पे आप ये पोजीशंस में जा सकते हो। तो रिसर्च को लेके बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। हमें पता ही नहीं है। हम रिसर्च एमएस के बारे में सोचते हैं, तो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, और ये बहुत डिफिकल्ट है, उसका वे नहीं पता है। तो वो सब चीजों को भी मैं एक्सप्लोर करके बच्चों के बीच में इंडल्ज करना चाहूंगा सर, वो सब बातें सर। वंडरफुल। ज्योति, दैट इज रिक्वायर्ड, जो जो आपने बोला है, आई 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 होप आप वो करेंगे। राइट, सर श्योर यू श्योर शुड डू दिस। ऐसा ना हो कि साहब 2-4 साल बाद सॉरी आलोक से हम मिले और आलोक जो है वो अलग ही फॉर्मेट में है, दैट शुड नॉट बी देयर। तो जो डेफिनेटली इट विल जो बी नेक्स्ट। आपकी मोटिवेशन, जो आपका पैशन आज है इस स्टेज पे, वो पैशन आपका आलोक रहना चाहिए थ्रू आउट द करियर।
और मैं दोबारा इंटरव्यू करूंगा आपका कुछ साल के बाद, जब आप एक श्योर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन पे होंगे या प्रोफेसर पोजीशन पे होंगे, तो दोबारा श्योर जानना चाहेंगे कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द श्योर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन बिहार। एंड श्योर नाउ अगेन आई थैंक यू आलोक, आपने अपना टाइम दिया दिस मॉर्निंग, और इतने अच्छे तरीके से बारीकियां समझाई स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा इंटरेक्शन सुने और इसमें से समझें सारा चीज, जो आप जैसे लोगों का एक अपना क्रक्स होता है, सारा अपना रिजल्ट होता है मेहनत का, उसको सुने और उससे सीखें और अपने लिए अच्छा करियर बनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल प्रोफेशन एंड करियर। हेलो। Thank you, sir. And sir, at last, sir, I'm very thankful to you also, sir. एंड सर योर टीम, सर योर पीडिया की टीम की वजह से सर ये सिलेक्शन हो पाया है। सर मेरी मेहनत तो है, लेकिन डेफिनेटली एक गुरु, एक मेंटर जो मिलता है, वो अगर मतलब बहुत अच्छा मिल जाए तो सर बहुत मजा आ जाता है। और सर अभी ये रिजल्ट, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अभी भी मैं योर पीडिया के चीजों को देखते ही रहता हूँ, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगता है। और सर आई एम वेरी बिल्कुल। थैंकफुल टू यू, सर। चलो, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।